हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सेट डी 2023 जुलाई का सेट डी है। बायोलॉजी की अच्छी तैयारी करने के लिए आप इन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताना है। बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, जीन बैंक, ये सभी हैं एक्स सितु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज। जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं उनके जो प्रोडक्ट को उनको क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल सर्विस बोलेंगे। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कसकुटा इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला देख लेते हैं, बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड इन। दोनों स्पीसीज को किस में फ़ायदा होता है? तो म्यूचुअलिज्म में होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला है, डैश इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स के रूट्स को कौन इन्फेक्ट करता है? तो ये है मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज एडेप्टेशन? ये अपने सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द क्लोनिंग। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइफाइड इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ए ऑप्शन आ जाएगा। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ए ऑप्शन आ जाएगा। द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एनालॉगी। ये ए ऑप्शन आ जाएगा। BAC का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। लैक्टोज इन लैक ऑपेरॉन इज इंडूसर। ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बी ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया जो है वो लिंक्ड ऑटोसोम लिंक्ड है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। डैश अकर्स इन डाउन सिंड्रोम्स। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम अकर्स इन डाउन सिंड्रोम्स। हुमेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ए ऑप्शन आ जाएगा। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें सभी क्वेश्चन जो है 2 अंक के हैं। इसमें माइकोरिजा पूछ रखा है। माइकोरिजा क्या होता है? तो माइकोरिजा क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के बीच में। इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जो फंजाई है वो हेल्प करता है प्लांट की इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। और जो प्लांट है वो उसको प्रोवाइड करता है फंजाई को एनर्जी यील्डिंग कार्बन, यानी उसको फूड प्रोवाइड करता है और वो उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से दोनों का म्यूचुअल एसोसिएशन है माइकोरिजा में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। इट ऑफन कैरी ये क्या करता है? बेनिफिशियल जीन्स होते हैं इसके अंदर, सच एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं। और ये क्रूशल टूल्स हैं इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग के लिए और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज RNA इंटरफ्रेंस। RNA इंटरफ्रेंस क्या होता है? RNA टेक्स प्लेस इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज ए सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA। इसमें मैसेंजर RNA को साइलेंस किया जाता है टू द कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA को साइलेंट करके प्रोटीन की सिंथेसिस रोक दी जाती है। इसको ही RNAi बोलते हैं। व्हाट इज डिफाइन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करिए। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन is called productivity. It is expressed in terms of per gram square per year या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस तरह से इसको इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन होते हैं, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो सेक में होता है।
ये फिनोमेना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंगेमी क्या होता है, एक मेल गैमेट और एग के साथ फ्यूजन होता है, उसको सिंगेमी बोलेंगे। ट्रिपल फ्यूजन में जो है टू पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट है, उनका फ्यूजन है, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो दोनों एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होती है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी formed by the interdigitation of the chorionic villi with the uterine tissue. यूट्रिन टिश्यू के साथ उसका इंटरडिजिटेशन हो जाता है, तब ये प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बनता है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए सडन रैपिड एंड अनचेक्ड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. It is caused by the increase in birth rate, decline in the maternal mortality rate, infant mortality rate, and improved life expectancy. यानी एकदम से हेल्थ फैसिलिटी में सुधार हो गया है, डेथ रेट कम हो गई है, बर्थ रेट बढ़ गई है, तो इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है. डिफाइन अडेप्टिव रेडिएशंस. द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट species in a given geographical area are starting from a point and literally radiating to other areas or habitat is called the adaptive radiation. इसका एग्जाम्पल आ जाएगा डार्विन फिंचेस है, उसके जो अलग अल्ट्रेशन हो जाती है बीक्स में, ये उसका एग्जाम्पल है. सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है. सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 3 नंबर के हैं. पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. इनमें क्या डिफरेंस होता है? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं? ये दे हैव नो रेजिड्यूल एंडोस्पर्म्स. एक्स एल्ब्यूमिनस में कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता, क्योंकि इसमें जो है सभी जो सारा का सारा एंडोस्पर्म वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान. इसमें पी और ग्राउंडनट एग्जाम्पल आ जाएगा. एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं दे रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म्स एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, कास्टर, ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द आईवीएफ इन डिटेल. आईवीएफ को एक्सप्लेन करना है. आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ जाएगा. इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में बताना है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. जैसे कि कंडीशन बॉडी के अंदर होती है वैसे ही जो है बॉडी के बाहर कंडीशन मेंटेन की जाती है. और फिर फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. इसमें जो है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी बाहर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवा देते हैं और फिर उसको बाद जो है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर. इन दिस मेथड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स क्या करते हैं? इसमें ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल से ले लेते हैं, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर मेल से, उनको कलेक्ट कर लेते हैं और जाइगोट बना लेते हैं अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स. अगर हम 8 ब्लास्टोमियर्स को उसमें डालेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको जिफ्ट बोल देते हैं. और अगर एम्ब्रियो जो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो हम उसको यूट्रस में डालेंगे. तो इस तरह से ये टेस्ट बेबी प्रोग्राम है. आईवीएफ के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. एविडेंसेस बताने हैं इवोल्यूशन के कौन कौन से होते हैं. पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. इसमें फोसिल्स हैं. फोसिल्स क्या होते हैं? वो अवशेष होते हैं एक तरह से पास्ट लाइफ फॉर्म्स के, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, रॉक की लेयर में दबे होते हैं, उनके निशान होते हैं. दे प्रोवाइड डायरेक्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. ये डायरेक्ट और रिलायबल इवोल्यूशन देते हैं. रॉक स्ट्रेटा एंड एज. द स्टडी ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट दैट द जो लेयर होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की वो भी उनका पीरियड बताते हैं. यानी जो अपर वाली जो लेयर होती हैं वो जो होती हैं डिसेंट वाली होती हैं,
और जो नीचे वाली होती है वो ओल्डर होती है, वहाँ पर प्रिमिटिव फॉर्म पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर्स का एग्जाम्पल है, ये फोजिल्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया गया था। एंड द फोजिल रिकॉर्ड शोज ए प्रोग्रेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। और फोजिल रिकॉर्ड ये बताता है कि लाइफ फॉर्म में प्रोग्रेस हो रही है। अगला देखिए होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं, ये भी एनाटॉमिकल जो है एविडेंस होता है। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो है organs which are similar in origin and structure but have different functions. Example of forelimbs of whales, bats, cheetah and human share similarities in the pattern of bones of forelimbs but perform different functions in these animals. They have similar anatomical structures. All of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimbs. In these animals, the same structure developed along the different directions due to adaptations to different needs. This is divergent evolution. These structures are homologous. Homology indicates common ancestry. Vertebrate hearts और brains. ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। प्लांट्स में जो है वो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी. Analogous organs and the organs which have different origin and structure but have similar functions. Analogous structures are a result of convergent evolution. Different structures evolving for the same function and hence having similarity. It is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function. For example, wings of insects, birds and bats have different origins and structure but have same function, that is flying. Eye of octopus and of mammals is second example हो गया. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. फोर्थ एग्जाम्पल है इन प्लांट्स स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन. ये एग्जाम्पल हो जाएगा. बायोकेमिकल एविडेंसेस में क्या आ जाएगा? सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन among diverse organisms give clues to the common ancestry. These biochemical similarities point to the shared ancestry. यानी जो प्रोटीन है और जीन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सब में सिमिलर होता है. इसका मतलब एंसेस्टर हमारे कॉमन थे. अगला क्वेश्चन है हाउ टू माइक्रोब्स हेल्प इन द सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं? देखिए एक्टिवेटेड स्लज होता है. एक्टिवेटेड स्लज में जो है फ्लोक्स होता है. फ्लोक्स में क्या क्या होता है? फ्लोक्स में जो है एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं वो मासेस में और उसको बोलते हैं फ्लोक्स. और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है फंगल्स के साथ, फंगल फिलामेंट के साथ, तो इसको फ्लोक्स बोलते हैं. तो ये एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं और बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं. इस तरह से ये एरोबिक बैक्टीरिया का काम है बीओडी को रिड्यूस करना, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना. और जब ये बीओडी रिड्यूस हो जाती है तो इस इफ्लुएंट को पास कर देंगे सेटलिंग टैंक में. वहाँ पर भी जो बैक्टीरियल फ्लोक्स हैं वो अलाउड टू सेडिमेंट, वो सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका. दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज. अब जो दूसरे हैं फिर उसमें से जो अब हम एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि मेजर पार्ट होता है स्लज का. यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगई जो फ्लोक था उसको डाइजेस्ट कर देती हैं, जो कि स्लज के अंदर होता है उसको डाइजेस्ट कर देती हैं. और डाइजेशन करने के दौरान एक मिक्सचर ऑफ गैसेज जो प्रोड्यूस हो जाता है जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मिक्सचर होता है और इसको बायोगैस बोलते हैं विच कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. और जो फिर इसका जो रिमेनिंग डाइजेस्टेड स्लज है उसको हम ड्राई कर लेते हैं और उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हम एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बता देंगे. सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं. व्हाट आर जीएमओज, हाउ आर दे यूजफुल? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कैसे यूजफुल है? देखिए प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by the manipulation are called genetically modified organisms. जीएम यहाँ प्लांट्स की जो हैं प्लांट्स के बारे में बता रखा है कि प्लांट्स की क्या क्या यूज़ हैं. मेड क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्रोट, साल्ट, हीट.
यानी कि ऐसी ऐसी क्रॉप उग जाती हैं इस टेक्निक से कि वो सब चीज़ों को सहन कर लेती हैं, कोल्ड को, ड्रोट को, और वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे उनकी डिपेंडेंस कम हो जाती है। और जो क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थे क्रॉप के, वो भी कम हो जाते हैं। उनकी जो प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है मिनरल को ऑब्जॉर्व करने की सॉइल से, वो बढ़ जाती है। और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि गोल्डन राइस है, उसकी जो विटामिन ए की है वो वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई है। तो इस तरह से अगर हमें एनिमल्स में बताना होगा तो हम उसमें जीन थेरेपी के बारे में बता सकते हैं। और उसके बारे में जो है इंसुलिन बनाया है, होमोलिन जिसको बोलेंगे, इंसुलिन के बारे में, तो आरएनए के बारे में ये सब बता सकते हैं उसमें यूज़फुल में। व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में देखिए क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, लाइगेजेस होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, और होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये सभी टूल हैं जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस की क्या कॉजेज हैं। देखिए, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द फास्टर रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शंस आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो भी एक्सटेंशन हुई है, बायोडाइवर्सिटी का जो भी लॉस हुआ है, वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है। 4 बड़े कारण हैं जिनको एविल क्वार्टेट बोलते हैं। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। इट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ द एक्सटिंक्शन। ये प्राइमरी कोज है एक्सटिंक्शन का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस नाउ रिड्यूस टू 6%। पहले 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया था, लेकिन अब वो घट कर 6% हो गया, यानी 8% डिस्ट्रॉय हो चुका है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब है हैबिटेट के टुकड़े हो जाना। जो बड़े एरिया में रहते थे और फ्रेगमेंट होने के कारण जो है उन पर ज़्यादा असर पड़ा है, बड़े एरिया में रहने वालों पर। द अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, और इसको काट कर सोयाबीन उसके लिए कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रासलैंड में। बीफ कैटल्स के लिए ग्रासलैंड बनाए जा रहे हैं, और सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए इसको काटा जा रहा है। When large habitats are broken up into small fragments due to the various human activities, mammals and birds requiring large territories, जो large territories में रहते थे वो, और certain animals with migratory habitats, और जो migratory habitats वाले थे वो badly affected हुए हैं इसके कारण, fragmentation के कारण उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। अगला जो है हैबिटेट डिग्रेडेशन है। पोल्यूशन के कारण जो है बहुत सी जो है स्पीसीज़ को है उनको थ्रेट हो गया है, खतरा हो गया है। सेकंड है ओवर एक्सप्लोटेशन, अति दोहन, अति शोषण करना भी होता है ये। व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। इससे क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन और एक्सटिंक्शन हो जाएगी रिसोर्सेज की। जैसे एग्जांपल है स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन were extinct due to the overexploitation by the humans. Many marine fish populations are overharvested, endangering the continued existence of some commercially important species. तो इस तरह से जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं उनका भी एक्सटेंशन हो जाएगा, वो भी खतरे में आ गई है। तीसरा है एलियन स्पीसीज़ की इन्वेजन से क्या होता है, जब कोई स्पीसीज़ है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज़ होते हैं उनको खतरा हो जाता है। एक एग्जांपल दे रखा है नील पर्च का, उसको ईस्ट अफ्रीका की जो है विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके कारण जो है 200 स्पीसीज़ हैं सिचुलिड्स फिश की, वो जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं। फिर है इन्वेजिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थिनियम लेंटाना एंड वाटर हाइसेंथ आइकोर्निया cause environmental damage and threat posed to our native species. इस तरह का एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैट फिश हैं क्लेरियस, इंट्रोडक्शन फॉर एक्वाकल्चर पर्पज इन आवर रिवर्स इज पोजिंग ए थ्रेट टू द इंडाइजिनस कैट फिश। तो इस तरह से जो है बाहर वाले जो होते हैं स्पीसीज होते हैं वो नेटिव स्पीसीज को
खतरा, नेटिव स्पीसीज़ के लिए खतरा बन जाते हैं। चौथा है को एक्सटिंक्शंस क्या है, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, तो उसके साथ जो प्लांट और एनिमल एसोसिएटेड होते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। मैंने होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, तो एक जब स्पीसीज जैसे एक फिश जो है अगर एक्सटिंक्ट हो गई है तो उसके साथ उसके पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इन को इवोल्व प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म, यानी प्लांट हो गया और उसको पोलिनेट करने वाला हो गया, इनका म्यूचुअलिज्म होता है। अगर एक ही एक्सटिंक्शन हो जाती है तो दूसरा अपने आप हो जाएगी एक्सटिंक्शन, तो इस तरह से कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये देखिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ओम ओम दिखाना है, ओम क्लियर जोना पेलुसिडा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, प्रीवेटिलाइन स्पेस है देखिए, और स्पर्म की एंट्री दिखा रखी है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओम and induces the changes in the membrane that block the entry of the additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize the ovum. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the ovum. Second oocytes की जो है second meiotic division is also unequal and results the formation of a second polar body and a haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। 2 में इंटरनल चॉइस दे रखी है और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ट्रांसक्रिप्शन देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है, 3 टाइप के जो हैं आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन सेल। तीनों ही आरएनए की जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड राइबोसोमल आरएनए जो है प्ले करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के दौरान क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा। सिग्मा फैक्टर से जब तक बाइंड नहीं करेगा इनिशिएशन नहीं होगी, और फिर ये सिग्मा फैक्टर के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से बाइंड होएगा, और फिर जो है क्या है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर एलोंगेशन में क्या होता है, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये है यूज़ करेगा न्यूक्लियोटाइड का एज ए सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में फॉलोइंग द रूल ऑफ द कम्प्लीमेंटरिटी। और ये फैसिलिटेट भी करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन। ओपन होता जाएगा हेलिक्स और एलोंगेशन होता चला जाएगा। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, एक छोटी स्ट्रेच ही बाउंड रह जाती है एंजाइम से। थर्ड स्टेप टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन में क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो है रो फैक्टर है वो रो फैक्टर होता है, जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो वहाँ पर जो है बाइंड होने से वो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, और जो आरएनए बना नेसेंट आरएनए है वो फॉल्स ऑफ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हो जाता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन डिटेल। या तो आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है।
DNA fingerprinting involves the identifying differences in repetitive DNA because in these sequences, a small stretch of DNA is repeated many times. Uh, these sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. Since DNA from every tissue such as blood, hair, follicles, skin, bones, saliva, sperm, etc. from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tools in forensic application as the polymorphisms are inheritable from parents to children. DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. Techniques of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jaffray. He used a satellite DNA as a probe that showed very high degree of polymorphisms. It was called the variable number of tandem repeats. Techniques involved southern blot hybridization using radio-labeled VNTR as a probe. It include isolation of DNA, digestion of DNA by restriction endonucleases, separation of DNA fragments by electrophoresis, transferring of separated DNA fragments to synthetic membranes such as the nitrocellulose or nylon, hybridization using the labeled VNTR probe, etc. Detection of hybridized DNA fragments by autoradiography. The VNTR belongs to the class of satellite DNA referred to as mini satellite. A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy numbers varies from chromosome to chromosome in an individual. The numbers of repeats show very high degree of polymorphism. As a result of the size of VNTR varies from 0.2 to 20 kb. Consequently, the after hybridization with VNTR probe, the autoradiograph gives the different bands of the different sizes. These bands give a characteristics pattern for the individual's DNA. It differs from the individual to individual, यानी जो बैंड्स हैं ये डिफर करेंगे, हर एक इंडिविजुअल के बैंड्स अलग आएंगे इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट किसको बस एक मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं उसके सेम आएंगे, नहीं सभी इंडिविजुअल्स के डिफरेंट आते हैं। देखिए इंडिविजुअल ए और बी के देखिए क्रोमोसोम दिखा रखे हैं मैटरनल और पैटर्नल और इसमें ये रिपीट्स दिखा रखे हैं डीएनए सेगमेंट्स की। क्रोमोसोम 7 देखो दोनों अलग है, पैटर्नल मैटरनल तो अलग है ही और दूसरे इंडिविजुअल का तो बिल्कुल अलग है। क्रोमोसोम 2 है जो थोड़ा सिमिलर सा दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम 16 देखिए ये भी बिल्कुल अलग है, पैटर्नल और मैटरनल तो है अलग, तो दूसरे इंडिविजुअल का भी अलग है। अब इन दो ये जो इंडिविजुअल ए और बी इन दो पर शक है कि भाई इनमें से कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, तो उसके लिए जो है क्राइम सीन से हमें जो है जो भी ब्लड जो भी उनका जो भी सैंपल मिला था उससे फिर हमने उसकी भी इस टेक्निक से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से देखा। तो देखिए इसके बैंड जो हैं क्रोमोसोम नंबर 7 to 16 ये क्राइम सीन से मिला था, इसका डीएनए लिया वहाँ से। अब ये देखिए ए बी इंडिविजुअल के जो बैंड है उनमें से सी का बैंड देखिए, सी का बैंड किससे मिलता जुलता है, बी इंडिविजुअल से मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो क्रिमिनल है वो इंडिविजुअल बी है। तो इस तरह से हमें इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है पैटर्निटी टेस्ट तो करते ही हैं, इससे ये इसका फोरेंसिक साइंस में भी यूज़ होता है और पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी डिटरमाइन करने में भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में कोई क्वेश्चन नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा। ड्रग अब्यूज़ क्या है, इज़ द एक्सेसिव इम्प्रॉपर और हार्मफुल यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का ज़्यादा और इम्प्रॉपर तरीके से हार्मफुल यूज़ करना क्या कहलाता है, ड्रग अब्यूज़ है। स्पेशली साइको एक्टिव ड्रग्स ले लेना दैट अल्टर्स नॉर्मल बॉडी और ब्रेन फंक्शन, जो कि नॉर्मल बॉडी के और ब्रेन के फंक्शन को चेंज कर देता है एंड कैन लीड टू द फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम्स, उसको फिजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ के, इमीडिएट इफेक्ट्स जो होता है एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, वायलेंस,
अगर एक्सेसिव डोज ले लेते हैं ड्रग्स की तो उसकी कोमा में भी चला जाता है और डेथ भी हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज हेमरेज हो जाता है। थर्ड है मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जो है अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, withdrawal isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change, change in sleeping and eating habits, fluctuations in weight, appetite, etc. Drug alcohol addicts becomes the cause of mental and financial distress to his her entire family and friends. उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, वो परेशानी का कारण बन जाता है और वो जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है वो ड्रग्स लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, वो चोरी करने लग जाता है और मर्डर तक भी कर सकता है ड्रग हासिल करने के लिए। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो इंजेक्शन से लेते हैं वो उन पर ज़्यादा एड्स और हेपेटाइटिस बी ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर देते हैं और लीवर को भी, सिरोसिस बोलते हैं उसको। कुछ स्पोर्ट पर्सन जो हैं इसका मिसयूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, मस्कुलनाइजेशंस, abnormal menstruation cycles, excessive hair growth on the face and body of enlargement of the क्लिटोरिस, डिपनिंग ऑफ वॉइस इन फीमेल्स, मतलब ये सभी जो अभी पढ़े हैं सभी फीमेल्स में आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। मेल्स में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शंस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी मेल्स में ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है। प्रीमेच्योर बाल्डनेस, गंजापन आ जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड मेल, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका साइज बढ़ने लग जाता है। प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे? अवॉइड अनडू पीयर प्रेशर, बच्चे के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डालेंगे, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, हमें उसको उस पर प्रेशर नहीं डालना है। प्रेशर के कारण बच्चा प्रेशर में आने के बाद मान लो उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कर नहीं पाता और वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है। एजुकेशन काउंसलिंग करेंगे, उसकी एजुकेशन उसको अच्छे से एजुकेट करेंगे, ड्रग्स और इनके साइड इफ़ेक्ट बताएंगे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरे। और अगर ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स से, पीयर से हेल्प लेनी है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, उसके जो भी डेंजर साइन दिखाई दे रहे हैं उसको उससे देखना है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और जो है प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए अगर कोई ड्रग का आदी हो गया है। डेंजर साइंस को है उसके अच्छे से देखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जांपल। इसको एक्सप्लेन करना है और इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है एक्सप्लेन क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब दो ट्रेड एक हाइब्रिड में कंबाइंड हो जाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर, यानी एक पेयर का अगर सेग्रीगेशन हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाता है, दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, कोई उसका उसके ऊपर निर्भरता नहीं होती। इन डाई हाइब्रिड ग्रोस टू न्यू कम्बिनेशन, दो नए कम्बिनेशन बनते हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। जब नए कम्बिनेशन बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो करेक्टर है, पेयर्ड करेक्टर हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। देखिए पेरेंट जनरेशन देखिए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे, तो ये दो पेरेंट हैं और इनका जो फर्स्ट F1 जनरेशन जो आई वो राउंड येलो आई। लेकिन जब इन राउंड येलो की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, मेल और फीमेल गैमेट, इस चेकर बोर्ड से आप दिखा सकते हैं, पनट स्क्वायर से, इसमें हमें 9 तो राउंड येलो मिले, थ्री राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन, यानी जो पेरेंटल कम्बिनेशन है वो तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ही है। जो दो नए कम्बिनेशन आए हैं वो 3 राउंड ग्रीन और 3 रिंकल्ड येलो आए हैं। इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे पर कोई उनका प्रभाव नहीं है। इसके इंटरनल चॉइस में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, आप ये कर सकते हैं। Chromosome as well as genes are occurred in pairs. The two alleles of a gene pair
are located on the same locus on the homologous chromosomes. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of the pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of the chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. ये देखिए डायग्राम में दिखा रखा है G1 फेस पे, G2 फेस पे बायोवेलेंट दिखा दिए इन्होंने, मियोसिस 1 एनाफेस में देखिए और मियोसिस 2 एनाफेस, और ये फिर 4 गैमेट बन गई हैं। इस तरह से जो है हमारा आज का जो सेट कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट के पास इसको शेयर करें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे 2023 अक्टूबर का सेट ए। उसके लिए आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाना पड़ेगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।